और यही वर्ण व्यवस्था जो है समाज में महिला पुरुष और पुरुषों में भी 4 वर्ण को निर्धारित कर ऊंच नीच की भावना को ला दिया। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था क्या था? देखिए, वर्ण व्यवस्था के तहत माना गया कि एक विराट पुरुष है। ठीक है, एक विराट पुरुष है। कहा गया कि एक विराट पुरुष है। ठीक है, ये है एक विराट पुरुष। ठीक है, ये है आपका एक विराट पुरुष। ठीक है, ये है विराट पुरुष। ठीक है, कहा गया कि इसकी मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाहों से क्षत्रिय की, इसकी जंघा से वैश्य की, जिसको हम व्यापारी कहते हैं, और इसके तलवों से किसकी उत्पत्ति हुई है? इसके तलवों से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था स्थापित किया था। ठीक है, यह ऋग वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णन है। ठीक है, 10वें मंडल के ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में यह बात वर्णन है। ठीक है, कि एक विराट पुरुष था जिसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, बाहों से क्षत्रिय, जांग से वैश्य और तलवे से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। इसका कुछ अर्थ था, समाज को बनाए रखने के लिए ऐसा कहा गया कि एक व्यक्ति के 4 पुत्र हैं और जो उसका पुत्र जो कर्म करता है उसी के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित हो जाता है। ऋग्वेद में ये कहा गया ब्राह्मण का काम क्या है? पूजा पाठ कराना, शिक्षा देना, तो मुख से करेगा, तो उसको मान लिया गया कि ये ब्राह्मण का कार्य करता है। एक व्यक्ति जो युद्ध में जाता है और युद्ध में क्या करता है? युद्ध करता है और युद्ध जीतता है, उसको कहा गया ये क्षत्रिय है। एक व्यक्ति जो व्यापार करता है, झोला उठाकर एक देश से दूसरे देश जाता है, वहां जाकर अपना व्यापार करता है, धन कमाता है, कहा गया ये वैश्य का काम करता है। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों की सेवा करता है, उसको कहा गया ये शूद्र का काम करता है। लेकिन यह वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित था। ये जो व्यवस्था था वह था कर्म पर। ठीक है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक आएगा यह वर्ण व्यवस्था क्या हो गया? अब जो है जन्म पर आधारित हो गया। कहा गया कि पिता जिस वर्ण का है उसी वर्ण के उनके बच्चे भी आगे जो है उसी वर्ण को फॉलो करेंगे। कई वर्ण संकर भी देखने को मिला। क्षत्रिय की लड़की शूद्र के साथ विवाह कर ली, या वैश्य के साथ कर ली, या ब्राह्मण के साथ कर ली, या ब्राह्मण की लड़की जो है वह वैश्य के साथ कर ली, या शूद्र की लड़की जो है ब्राह्मण के साथ कर लिया, तो वर्ण संकर देखने को मिला। और तब हुआ नए नए जाति की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, तब यह उत्तर वैदिक काल में ही एक नया चीज बना। ठीक है, और वह है जाति। ठीक है, यह उत्तर वैदिक काल में देखने को मिला। ठीक है, वर्ण व्यवस्था अब जन्म पे आधारित हो गया, कर्म पे नहीं। कर्म पे ऋग्वैदिक काल में यही अंतर हुआ। और आज का जो भारत का समाज है वह उत्तर वैदिक को फॉलो करता है। यानी कहता है अगर पिता मेरा जिस वर्ण का है उसी वर्ण में बच्चे का रहेंगे, चाहे बच्चा उस योग्य हो चाहे नहीं हो। तो ये आज के समाज से जुड़ गया। अब आइए, अंतर तो आपको हम समाज में दिखा दिए कि क्या समाज में अंतर था उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक में। इसके अलावा ठीक है कैसा था इनका समाज, पहले जान लीजिए। देखिए, आर्य लोग जो थे उनका समाज पिता पे आधारित समाज था। यानी समाज में पिता और बड़े भाई का स्थान प्रमुख था। महिलाओं को भी समान अधिकार दिया गया था ऋग्वैदिक काल में। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में बालक बालिकाओं
दोनों को समान अधिकार था, शिक्षा दिया जाता था, उपनयन संस्कार किए जाते थे, संपत्ति में भी अधिकार दिया जाता था, सभा समिति विदत गण सभी में शामिल किया जाता था पुरुष के साथ महिलाओं को। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अंतर कर दिया गया था। ठीक है, तो आइए हम समाज के बारे में जानते हैं कि इनका समाज क्या था। पिता पर आधारित। ठीक है, उसके बाद मेल यानी पुरुष और फीमेल को यानी महिला को संपत्ति में अधिकार। ठीक है, बालक बालिका का उपनयन संस्कार किया जाता था, जिसको आप क्या कहते हैं, जनेऊ कहते हैं। अभी वर्तमान में जनेऊ होता है, उपनयन संस्कार। शादी में भी आप देखते हैं यह संस्कार होता है। तो उस समय बालक बालिकाओं दोनों को दिया जाता था, दोनों को सामान्य शिक्षा, किसको, बालक और बालिकाओं को। इसके अलावा बाल विवाह नहीं, विधवा विवाह होता था। ठीक है, इसके अलावा नियोग प्रथा यह भी था। इसके अलावा पर्दा प्रथा था, यह भी था। ठीक है, लेकिन एक सीमा थी इसकी, पर्दा प्रथा की। ये सब समाज में मुख्य लक्षण देखते थे। महिला एवं पुरुष दोनों ही सूती ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। समाज में पिता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। पितृसत्तात्मक समाज था। बच्चों का नामकरण पिता के नाम पर किया जाता था। इसके अलावा सभा समिति विदत जो संस्था थी उस समय, उसमें जो है महिलाओं को शामिल किया गया था। सभा समिति विदत और गण में महिला, मेल और फीमेल शामिल। ठीक है, सभी को शामिल किया गया था, महिला और पुरुष दोनों को शामिल किया जाता था, जो क्या थे, वयस्क थे। ठीक है, तो ये इनकी सामाजिक विशेषता थी। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, 600 से 1000 BC के बीच। ठीक है, इसमें क्या क्या नया नया चीज आया। पहले वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित कर दिया गया। कहा गया नहीं भैया, जहां जिस वंश में जिस वर्ण में बच्चे जन्म लेंगे अब उन्हीं का वर्ण वही रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया कि संपत्ति से महिला को वंचित। ठीक है, वर्तमान समय में भी माता पिता की संपत्ति में लड़कों को ही अधिकार दिया जाता था। शादी के बाद लड़की को मान लिया जाता था कि अब माँ बाप की संपत्ति में अधिकार नहीं है, दहेज में उनको सब चीज़ दे दिया गया। ठीक है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार कहा ना, अब माता पिता के संपत्ति में लड़कियों को भी मिलेगा, लड़का को बराबर में तो लड़की को भी मिलेगा। पहले से कानून था, संविधान में पहले से कानून है, लेकिन लोग उसको विशेष रूप से फॉलो नहीं करता था। मान लेता था लड़की की शादी हुई तो संपत्ति में अधिकार उनका खत्म। लेकिन बिहार में कानून बना दिया फिर नीतीश कुमार, कहा ना 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 ना, अब जितना माता पिता की संपत्ति में अधिकार लड़कों का है उतना ही अधिकार उनकी बेटी का भी रहेगा। तो अब विवाद भी अधिक देखने को मिलता है। लेकिन एक तरह से जो है लिंग भेद जो था उसको तोड़ने का सरकार ने प्रयास किया था। संविधान में भी है लड़का लड़की को समान अधिकार संपत्ति में, लेकिन उसको फॉलो नहीं होता था।
तो नए कानून से उसको और मजबूत बना दिया गया बिहार सरकार के द्वारा। चलिए, तो अब संपत्ति में अधिकार से यहाँ वंचित कर दिया गया, लेकिन हम लोग ऋग वैदिक में पढ़े थे ना कि संपत्ति में बराबर अधिकार था महिला और पुरुष का। इसके अलावा बालिका का उपनयन संस्कार कर दिया गया बंद। कहा गया ना अब बालिका का उपनयन संस्कार नहीं होगा। और शराब से तुलना कर दिया सूरा से। कहा गया कि लड़की जिस घर में जन्म ले रही है ना, विनाशे करेगी उस घर का। इसलिए माना गया। इसके पीछे का कारण जान लीजिए। उस समय कबीले से राजतंत्र का निर्माण हुआ था। अब माना जाता है कि राज्य को बचाने के लिए पुत्र का होना बहुत जरूरी है। जिस राजा के पास पुत्री होता था, दूसरा राजा उसको क्या करता था, आक्रमण कर देता था और उस राज्य को जो है जीत लेता था। ठीक है, तो इसलिए जो है तुलना कर दिया कि यह जो है सूर्य के समान है, शराब के समान है महिलाएं, क्योंकि इसके कारण जो है क्या होता है, राज्य बर्बाद हो जाता है। यह भी बताया कि पुरुष जो है महिलाओं की तरफ आकर्षित होते हैं, अपने कर्म को भूल जाते हैं, इसलिए इसको सूरा और शराब से तुलना कर दिया गया, जो गलत था। इस समय यह भी देखा गया कि बालिका के जन्म को, उपनयन संस्कार को भी हतोत्साहित किया जाता था और उनके जन्म को भी क्या का जन्म की निंदा की जाती थी, मतलब गलत माना जाता था। जन्म हुआ तो माना जाता था कि अरे ये घर का बर्बादे है। ठीक है, क्या सोच हो गया था उन लोगों का, बताइए। पुरुष महिला नहीं होगी तो फिर क्या होगा, पुरुष का अस्तित्व होगा। माँ से ही तो, एक लड़की से ही तो क्या होता है, विवाह होता है, तो फिर बच्चे जन्म लेते हैं और समाज चलता है। जब लड़की ही नहीं रहेगी तो पुरुष अकेले क्या कर लेंगे। यह सोच इन लोगों का उस समय घटिया हो गया था। ठीक है, इसके अलावा उपनयन संस्कार भी बंद कर दिया गया। कहा कि बालक का करेंगे, बालिका का नहीं करेंगे, जनेऊ नहीं करेंगे, उपनयन संस्कार नहीं करेंगे। शिक्षा भी बालिकाओं के लिए शिक्षा से वंचित किया। शिक्षा से क्या किया गया, वंचित किया गया, शिक्षा से वंचित। ठीक है, कहा गया कि नहीं बालिकाओं को अब शिक्षा नहीं दिया जाएगा, अब केवल बालक ही शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन अपाला घोषा शिक्षित महिलाएं थी, यही एग्जाम में आता है। ठीक है, अपाला घोषा उस जमाने में भी शिक्षित महिलाएं थी, याद रखिएगा। कौन कौन, अपाला घोषा, ठीक है, ये थी फीमेल और ये थी काफ़ी शिक्षित। कई जो है विद्वान पुरुषों का कान काट देती थी शिक्षा में। जब वाद विवाद होता था शास्त्रार्थ हरा देती थी उसको। गजब की अपाला घोषा जो थी, महिलाएं थी, चैलेंज करते थे, आओ मेरे साथ देखते हैं कौन विद्वान है, और अपने विदुषी जो है उसका परिचय देके हरा देती थी। ठीक है, उस समय भी शिक्षित महिलाएं थी समाज में। इतना ही नहीं किया गया, अब बाल विवाह देखने को मिला। कहा गया ना 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 ना, लड़की जैसे ही थोड़ा सियानी हो विवाह कर दो। क्योंकि अक्सर जो है एक राजा दूसरे राजा पे अटैक करता था, या एक कबीला दूसरे कबीला पर अटैक करता था, उसके पीछे का कारण माना जाता था लड़की को, बालिकाओं को। ठीक है, तो बाल विवाह जो है बालिकाओं का शुरू कर दिया गया था कि तुरंत इनका विवाह करो, ताकि जो है समाज को या उस राजा को या कबीले को पता चल जाए कि भाई इसका विवाह हुआ हो गया है, तो फिर झगड़ा उगड़ा नहीं होगा। तो इसीलिए बाल विवाह शुरू कर दिया था। ये अंतर आ गए थे। पर्दा प्रथा था, इस समय भी जो है पर्दा प्रथा देखने को मिलता है। ठीक है, पर्दा प्रथा ये देखने को इस समय मिलता है। ठीक है, वस्त्र में यह लोग भी सूती ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। इसके अलावा पशुओं का जो है चमड़े का भी वस्त्र का उपयोग करते थे। ठीक है, तो ये इनकी विशेषता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। हमने उत्तर वैदिक समाज और वैदिक समाज में अंतर आपको करके बता दिया। अब आइए प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। हाँ, समाज में एक चीज़ आपको पहले ही बताएं, पिता की मृत्यु हो जाए तो बड़े भाई परिवार को संभालते थे, उन्हीं के नियंत्रण में जो है समाज चलता था, परिवार चलता था। ठीक है, अगर पिता रहता था तो वह पूरे परिवार का मुखिया होता था, उसी के नियंत्रण में समाज चलता था। अगर लड़की है तो बचपन में पिता के नियंत्रण में या बड़े भाई के नियंत्रण में। अगर पिता मर गया हो, लड़की की जब शादी हो जाती है तो पति के नियंत्रण में, और वृद्धावस्था में अपने जो पुत्र होते हैं उसके नियंत्रण में महिलाएं रहती थी। आज भी समाज देखिएगा, माता पिता के जो बच्चे होते हैं वह क्या होते हैं, पिता के नियंत्रण में होते हैं या माता पिता दोनों के नियंत्रण में, फिर जो है आगे पति के नियंत्रण में, और फिर अंतिम अवस्था में महिलाएं जो है वह अपने पुत्रों के नियंत्रण में रहती हैं। आज भी आप समाज का ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इनकी राजनीति व्यवस्था के बारे में डिटेल से जानेंगे।